Welcome to Dr. P.C. Verma Economics YouTube Economics class. इस क्लास में हम लोग इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी। आज हम लोग चीन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत और चीन के लिए किस प्रकार की नीति बननी चाहिए भारत के द्वारा, भारत की चीनी नीति क्या होनी चाहिए। हम लोग देख चुके हैं 1962 के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था चाउ एन लाई से, और चीन को अपने भाई, और चीन जो है भारत को भाई मानता था। हिंदी चीनी भाई भाई, यही नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई। जब ये सब बातें हो रही थी तो उस समय हम लोग 1962 में पांचवा छठा क्लास में कुछ पढ़ रहे होंगे, याद आ रहा है हल्का हल्का। युद्ध हो रहा था तो रेडियो में बैठ के पूरा मोहल्ले का लोग एक जगह, रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास रहता था 62-61 में। तो जिसके यहाँ रेडियो था वहीं हम लोग जमा होके सुनते थे। कितना चौकी जीत लिया या कितना चौकी हार गया, इसी पर युद्ध के बारे में बातचीत होती। तो श्याम शरण पूर्व विदेश सचिव के के कई बार चीन की यात्रा करने के अनुभव पर आधारित भारत की चीनी नीति का विवरण का एक सरल विश्लेषण। अब इसमें भारत के भारत के कई बार भारत के कई बार चीन की यात्रा करने के अनुभव पर आधारित भारत की भारत की चीन नीति का विवरण चीन चीन नीति का विवरण चीन नीति का चीन नीति का विवरण भारत की चीन नीति का विवरण का एक सरल विश्लेषण। भारत के चीन नीति के विवरण का एक सरल विश्लेषण। चीन की पॉलिसी जो है भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत चीन की नीति क्या होनी चाहिए,
अब जो धीरे धीरे फिर दोस्ती हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है। तो आज का टॉपिक है चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत को कितनी तैयारी की आवश्यकता है। श्याम सरन पूर्व पूर्व विदेश सचिव के कई बार चीन की यात्रा करने के अनुभव पर आधारित भारत की चीन नीति के विवरण का एक सरल विश्लेषण मैं डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट के द्वारा किया जाएगा। और मैं इकोनॉमिक्स को 1973 से लगातार 2025 तक पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 1973 में मेरे लिए बड़ा ही अच्छा वर्ष था कि 1903 में बिहार यूनिवर्सिटी, एलएस कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर में मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मास्टर्स किया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया। और रिजल्ट निकलने के ठीक 15 दिन बाद रांची विश्वविद्यालय, उस समय में रांची बिहार में ही था, अब झारखंड में चला गया, वहाँ लेक्चरर की बहाली के लिए आमंत्रण हुआ। उसमें मैंने हिस्सा लिया और वहाँ रांची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के का केवल एक ही पोस्ट था। गवर्नमेंट कॉलेज, टाटा कॉलेज चाईबासा, और सारे सैकड़ों विद्यार्थियों में से सैकड़ों व्यक्ति प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर शुरुआती दौर में लेक्चरर के लिए जितने भी कैंडिडेट्स थे, उसमें भी एक कैंडिडेट था। और मैं तो मुजफ्फरपुर से गया रांची देखने के लिए, इंटरव्यू दिया, तो उसमें मैं टॉप किया। और उस सारे में एक ही व्यक्ति चुना गया और वो मैं था, डॉक्टर पीसी वर्मा, प्रकाश चंद्र वर्मा। उसमें डॉक्टरेट नहीं हुआ था, सीधे प्रकाश चंद्र वर्मा में गोल्ड मेडलिस्ट। और रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन हो किया गया था। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उस सब की तैयारी शुरू से ही, मास्टर के समय ही, मास्टर्स डिग्री के लेने के पहले ही से ही दिमाग में बैठा हुआ था। तो उसकी लिए तैयारी हमारे जो शिक्षक थे वो बतलाते थे कि कैसे तैयारी करना चाहिए। और खुद शिक्षक भी अपना यूएस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैं मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने के ठीक 16वां दिन रांची विश्वविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में लेक्चरर के पद पर ज्वाइन किया। और बड़ा अच्छा अनुभव था क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला था, जो प्लेन एरिया है। और चाईबासा पहुंचा तो सिंहभूम चाईबासा जो है वो चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ। और चाईबासा नहीं, बगल में टाटा है, जहाँ टाटा स्टील इंडस्ट्री, टिस्को, टेल्को, ये सब है। लेकिन ये एकदम भीतर में पहाड़ों के बीच में चाईबासा बना हुआ था। मैं जब वहाँ पढ़ाने के लिए गया तो भीतर से बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं। और बचपन में सुनते थे कि चाईबासा जो बड़ा खतरनाक जगह है, ऐसा घर में देखते थे कि एक ब्रदर थे, उनको डांट फटकार किसी काम के लिए होता था तो उनके फादर कहते कि तुमको चाईबासा ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि वो उस समय बिहार में थे, बिहार में मुजफ्फरपुर में थे, तो चाईबासा ट्रांसफर कर दो। तो उस समय हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे कि चाईबासा क्या है। और मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग चाईबासा हुआ। चाईबासा में बहुत अच्छा
लगा। ट्राइबल बेल्ट में मोस्टली 80% ट्राइबल स्टूडेंट्स थे। उनका जीवन, तसर का बिजनेस वहाँ था, तो तसर कोकून होता है, वो सबका रिसर्च के दृष्टिकोण से अपना हम पढ़ने लगे, देखने लगे। और 3 महीना ही काम किया कि उसके बाद पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से विज्ञापन निकला। और जिस ढाबा में खाना खाते थे, अकेले रहना था, तो खाना वही होटल या ढाबा जो कही, तो ढाबा वाला हमको कहा कि सर आपका आवाज से लगता है कि आप चाईबासा के ओरिजिनल नहीं है। हम कहा "हाँ भाई, हम ओरिजिनल हैं नहीं, बिहारे के हैं, पटना के हैं।" तो बोला कि पटना का तो यूनिवर्सिटी का विज्ञापन निकला हुआ है अखबार में, हमें दिखाओ। तो दिखलाया अखबार को, देखे सब कटिंग उटिंग ले करके, और बीपीएससी में अप्लाई कर दिए। ये काम हम किए 1973 के दिसंबर में। और जनवरी में इंटरव्यू कॉल आया, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पटना बुलाया गया। फिर ट्रेन से पटना पहुंचे, और लाइफ में पहली बार बीपीएससी के भीतर ऑफिस में जाने का मौका लगा, क्योंकि हम रहते थे मुजफ्फरपुर में। उस जमाने में पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में गंगा नदी के कारण एक बहुत ही डिफिकल्ट था, कि नॉर्थ बिहार माना जाता था, इधर साउथ बिहार। तो ट्रेन से आइए, फिर उसके बाद पानी वाला जहाज पर चढ़िए, चढ़ करके तब पटना महेंद्रू उतरिए। एक दिन पूरा उसमें बर्बाद होता था। आज के समय में 1.5 घंटे में पटना से मुजफ्फरपुर आप कार से आ सकते हैं, स्कूटर से आ जा सकते, मोटरसाइकिल से आ सकते। इतना डेवलपमेंट विकास हुआ है, क्योंकि हम 50 साल से देख रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अभी तो कोई देखेगा तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना 4 लेन बना हुआ है। ये पानी जहाज हट गया, और अब गंगा पर पुल बन गया। एक नहीं, अनेक पुल बने हुए हैं। पटना में ही 2 गो पुल नजर आता है, अभी तीसरा पुल भी बन रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो पूरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया। तो पूरे बिहार में, वहाँ तो रांची यूनिवर्सिटी अकेले हम गए हुए थे, फिर भी वहाँ बहुत लोग पहुंचे थे। लेकिन यहाँ बीपीएससी में देखे कि पूरा भरमार लगा हुआ है, कोई कार से, कोई मोटरसाइकिल से। और हम लोग तो भाई पैदल, जो हम लोग को स्कूल में कहता था कि 11 नंबर, मतलब पैदल चलना, 11 नंबर से आए हैं, तो पैदल हम लोग गए। तो जब रिजल्ट निकला, तो पूरे बीपीएससी पटना यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, सिलेक्शंस में, रिकमेंडेशन में, फर्स्ट पोस्ट पर फर्स्ट नाम मेरा रिकमेंड हुआ, प्रकाश चंद्र वर्मा। और मेरे सामने चॉइस था कि हम चाईबासा में रहें कि पटना आ जाएं। सब लोग सलाह दिया कि अगर आप हैं उधर के चले जाइए। आके पटना ज्वाइन किए। पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज है पूरे इंडिया भर में, उस तरह से पूरे बिहार में उस जमाने में, जो बड़ा सा बिहार था, बिहार झारखंड मिला, एक क्रेज रहता था कि पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, यहाँ बच्चे को पढ़ावे, ये गार्जियंस में रहता था। कारण क्या था कि पटना साइंस कॉलेज में, अभी भी हमको याद है, 1974 में 10-12 आईएएस फिजिक्स डिपार्टमेंट से हुए थे। पटना कॉलेज स्वयं, जहाँ मैं लेक्चरर था, जिस बेंच पर बैठे हुए थे, 2-3, 7वां 8वां पोजीशन आईएएस में। वीमेंस कॉलेज की लड़कियां जो है, वो 1-2, पूरे आईएएस में 1-2, देख के दंग रहे। और ऐसा लगता था कि पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज की जो धरती है, वो उपजाऊ है स्टूडेंट्स के दिमाग को, उसके नजरिए को, उसको डेवलप करने के लिए। और हर लड़के में एक जुनून उस समय भी देखते थे, आज भी है। जिस तरह से दिल्ली में भी देखे कि वहाँ के जो बच्चे हैं, उनमें जो एक जुनून है, वो सही जुनून यहाँ देखते। तो पटना यूनिवर्सिटी में हम चले आए। पटना यूनिवर्सिटी में 2016 में
प्रोफेसर पद से हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से रिटायर किए। हमको समझाया गया था बड़े बुजुर्गों से कि टीचर नेवर रिटायर्स। तो मैंने डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल खोला और क्लास लेने का काम, जैसे वहाँ 4 वो क्लास लेते थे से यहाँ 4 वो क्लास 5 क्लास लेते। इससे क्या होता है कि हम कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, इकोनोमेट्रिक्स से। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, सब से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। और ये हमको एक नया जीवन मिला आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी। इस बीच में मुझे अन्य जगहों से बुलाहट आया पढ़ाने के लिए। अच्छे शिक्षक की मांग सब जगह होती है। तो मैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आमंत्रित हुआ और वहाँ इसको पढ़ाया। संयोग देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी से ही मुझे एजुकेशनल ट्रिप के लिए 30 लड़के लड़कियों के साथ, वाइस चांसलर रजिस्ट्रार के साथ मुझे पोलैंड पढ़ाने के लिए, सेमिनार करने के लिए भेजा गया। पोलैंड में गए। पोलैंड में विश्वला यूनिवर्सिटी में लेक्चर था और वहाँ यहाँ से जो स्टूडेंट्स को ले गए वो लोग प्रेजेंटेशन भी दिए। उसके बाद जर्मनी गए, उसके बाद नीदरलैंड गए और ये सब में महीनों लगा के हम लोग वापस लौटे। तो पटना यूनिवर्सिटी में और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में अंतर यही है कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक ही बिल्डिंग में पढ़ाई होता है और उसमें प्रिंसिपल नहीं होता है, उसमें वाइस चांसलर होता है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ही दो रहेगा। क्लास में जैसे पढ़ा रहे हैं तो वाइस चांसलर आ जाते हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में ताकि क्लास से पढ़ा रहे हैं तो प्रिंसिपल आ जाए। वहाँ वाइस चांसलर ही आ गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर क्लास में रेयरली कभी आए हुए हैं, हमको तो आज तक याद नहीं है। और वहाँ वाइस चांसलर ही हर रूम में घूम घूम के देख रहे थे। मतलब कि टाइम इज मनी जो कहा जाता है। 9:30 में अगर क्लास है तो 9:30 में टीचर क्लास में अंदर चला गया। और वहाँ का जो बिल्डिंग है वो सब जर्मनी के क्या का आधार पर वहाँ बना हुआ है। जो हॉल है, बड़ा बड़ा हॉल है। पटना यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बड़ा हॉल है, लेकिन वो बना हुआ है पोर्तुगीज सबका बनाया हुआ है, उस जमाने का है। ये जो अभी के जमाने का बना हुआ है तो सारा चीज जो है लेटेस्ट वर्ल्ड लेवल का बना हुआ है। चाणक्य ने लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। अच्छे टीचर को जिस तरह पुष्प जो उसका सुगंध फैलता है, उस तरह से अच्छे टीचर या अच्छे स्टूडेंट को सब लोग जान जाता है धीरे धीरे। उसके बाद मुझे पटना में बीआईटी मेसरा कैंपस खुला। बीआईटी मेसरा कैंपस ने मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया और वहाँ मैं एमबीए, बीबीए, बीबीई इसको पढ़ाने का काम किए। और वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इसको पढ़ाने का काम किया। मैं आर्ट्स का टीचर था, लेकिन पटना साइंस कॉलेज में मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया गया, क्योंकि वहीं पर था पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एक कोर्स था। इस कोर्स का नाम था पीजी डैश, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्चुरियल साइंस। वहां मुझे एक्चुरियल साइंस पढ़ाने के लिए बुलाया गया। और एक्चुरियल का मतलब होता है रिस्क। तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ रिस्क, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। इकोनॉमिक्स रिस्क हम लोग के यहाँ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, तो वहां पढ़ाने का मौका मिला। फिर उसी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में
एक जगह है, अब तो बदल रहा है धीरे-धीरे, दरभंगा हाउस, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए, वहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इसमें मुझे एमबीए क्लास लेने के लिए बुलाया गया। वहाँ मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ाने का काम किया। इस तरह से धीरे-धीरे नाम होता जाता है। दिल्ली इसके पास जो है निफ्टेम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में का वो यूनिवर्सिटी है, निफ्टेम। और वहाँ फूड प्रोसेसिंग का एमबीए का क्लासेस होता है। तो वहाँ जो बुलाता था, वो प्लेन का आने-जाने का टिकट देता था। फिर वहाँ रहने के लिए गेस्ट हाउस में जगह है और जाके 7 दिन लगातार वहीं रहते थे, खाते थे, पढ़ाते थे। ऐसा 2 बार करने का मौका मिला। तो लाइफ में आप पिछड़े हुए राज्य में हैं, जैसे हमारा राज्य जो जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम पढ़े, तो जब पढ़े उस समय भी था पुअरेस्ट स्टेट बिहार, कि यहाँ हाईएस्ट पॉवर्टी है और लोएस्ट इनकम है। आज भी 50 साल के बाद भी फिर भी पढ़ा रहे हैं कि बिहार में हाईएस्ट पॉवर्टी है और लो पर कैपिटा इनकम। तो पॉवर्टी से बिहार का आ, दोस्ती है, ऐसा दोस्ताना है कि पॉवर्टी है, ये केवल थ्योरेटिकल बात हो रहा है, लेकिन सब चीज नजर आ रहा है। अब तो देखिए मेट्रो पटना में बन रहा है या बन चुका है, कुछ दिनों में उद्घाटन होगा। वाटर मेट्रो भी आ गया है जो पानी में चलेगा। एयरपोर्ट जो है, पटना का एयरपोर्ट ठीक हैदराबाद के एयरपोर्ट की तरह है, या हम गए हुए थे टोरंटो कनाडा, वहां के एयरपोर्ट के बराबर है। ईसा विशाल का एयरपोर्ट। तो इस तरीके से जो ट्रेन देख रहे हैं, जो पुराना लाल बोगी वाला ट्रेन आता था, ट्रेन का भी स्वरूप बदल गया है, वंदे भारत है, या जो एक नया कोलकाता वहाँ वाला बॉम्बे टू अहमदाबाद, वो बनने वाला है। वो बन गया तो उसमें भी कह रहा है कि अ, दिल्ली जब भी जाएगा तो पटना होके जाएगा, तो पटना उसमें भी बिहार आ जाएगा। तो इसलिए चुनौती है और ये चुनौती चल रहा है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीन की चुनौती। चीन की चुनौती, चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत को कितनी तैयारी की आवश्यकता है। तो इसके संदर्भ में श्याम शरण जी अपने चीन की यात्रा के आधार पर एक विश्लेषण किया, विवरण दिया है, जिसको मैं सरल विश्लेषण कर रहा हूँ। इनका कहना है कि चीन की चुनौतियों को निपटने के लिए तत्काल जो है 2 काम करने होंगे। पहला, कि अपने उपमहाद्वीपीय पड़ोसियों के साथ निरंतर और ज्यादा संपर्क, ताकि चीन की मौजूदगी को सीमित किया जा सके। दूसरा, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ नए सिरे से संपर्क, ताकि एक्ट ईस्ट नीति को हकीकत में बदला जा सके। खास तौर पर आर्थिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत करने होंगे। बिना आर्थिक रिश्ते के हम अपने पूर्व में हम अपने पूर्व में कमजोर बने रहेंगे। और हम लोग जानते हैं भारत चीन रिश्तों को लेकर हुई बातचीत में पिछले 2 साल की तुलना में आक्रामकता और अहंकार अधिक नजर आया है।
वर्ष 2020 में, याद कीजिए, वर्ष 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद बाधित हुई दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय संपर्क बहाली का स्वागत किया। इस बात की उम्मीद जताई गई कि जल्दी ही सीधी उड़ानें शुरू होंगी। पत्रकारों को एक दूसरे देश में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा वीजा नियम उदार बनाने और जनता के बीच संपर्क बढ़ाने की उम्मीद जताई गई। भारत में चीनी कंपनियों के साथ भेदभाव की शिकायतें थीं और इस बात से भी कि भारत को बेहतर निवेश केंद्र के रूप में पेश करने के लिए चीन को नीचा दिखाया जा रहा है। कहा गया कि ये शत्रुतापूर्ण गतिविधियां हैं। आर्थिक रिश्तों से संबंधित बातचीत में एक चीनी वार्ताकार ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि भारत के बिना चीन रह सकता है, लेकिन भारत का काम चीन के बिना नहीं चलेगा। फिर से बोल रहा हूं, भारत को यह समझना चाहिए। ये चीनी वार्ताकार है जो श्याम शरण, पूर्व सचिव, बार बार जो चीन गए तो वहां एक पर्टिकुलर प्रसिद्ध स्तर के वार्ताकार थे और उस वार्ताकार से ही वो हर साल जाके बात करते थे और हर साल उनके बात में परिवर्तन आता था। शुरू में चीन को बहुत गंभीर स्थिति बताया, फिर बोला कि अब इम्प्रूव कर रहा है, 2-3 साल में बढ़ेगा। तो इस तरह से अ, आर्थिक रिश्तों के संबंधित बातचीत में एक चीनी वार्ताकार ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि भारत के बिना चीन रह सकता है। भारत के बिना चीन रह सकता है, लेकिन भारत का काम चीन के बिना नहीं चलेगा। ये साबित हो गया। अभी जो है रेयर अर्थ मैग्नेट जो है, दुर्लभ खनिज का 70% हिस्सा जो है ये चीन के पास है। अब यहाँ जो है टाटा, बजाज, जितना महिंद्रा जो सब अ, ए, बना रहा था ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस सब के मोटर में मैग्नेट लगता है और ये मैग्नेट हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीन से। चीन जो है इधर टाइट कर दिया है, 100 मांगिएगा तो वो 10 भेजेगा। पिछले महीने में हम जब पढ़ा रहे थे तो कहीं कहीं कोट भी किए हुए कि टाटा कहा कि हमारे पास अभी एनफ स्टॉक में है, हम जुलाई अगस्त तक ले चला लेंगे, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा कोई कंपनी कह रहा था कि हमारे पास खत्म हो गया है, बजाज वाला कहा कि हमारा कम हो गया है। अब देखिए, अब जुलाई खत्म हो गया, अब टाटा कह रहा है कि हमारा स्टॉक जो है खत्म होने पर है, अभी भेज ही नहीं रहा है। चीन वाला क्या कह रहा है कि नहीं साहब, हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो हम आपको नहीं देंगे, हम चेक करेंगे और चेक करके किसको देना है, किस कंपनी को नहीं देना है, उसका लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और हम चेक ये करेंगे कि आपको हम रेयर मैग्नेट दे रहे हैं व्हीकल बनाने के लिए, ईवी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, तो वही यूज कर रहे हैं या आप मेरे रेयर अर्थ मेटल को लेकर के युद्ध का कोई सामग्री बना रहे हैं, वार से रिलेटेड किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, ये नहीं करने देंगे। एग्रीमेंट होगा कि अगर हम आपको रेयर अर्थ मिनरल भेज रहे हैं तो क्रिटिकल खनिज दे रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल दे रहे हैं, तो उसका उपयोग आपको केवल ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लगाना होगा। उसका उपयोग युद्ध सामग्री बनाने में नहीं लगेगा। हमको शक है कि आप ले आके बना लीजिए। इसलिए
अब चीन सोच रहा है कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट आपको देंगे नहीं, आपको इसको कहाँ लगाना है बताइए। तो मोटर में लगाना है, तो हम मोटर ही बना के उसमें आपको मैग्नेट लगा के आपको देंगे। मोटर में हम मैग्नेट लगा के आपको मैग्नेट देंगे, मैग्नेट अलग से आपको नहीं देंगे। अलग से देंगे और आपका कोई ठीक नहीं है, आप युद्ध का सामग्री कुछ बनाना शुरू कर दीजिए, तो वहां कौन निगरानी करेगा कहाँ क्या करना है? इसका सर्टिफिकेट दीजिए। और इसका बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुआ है। इस पर हम एक दो क्लास ले चुके हैं, आप निकाल के रेयर अर्थ मेटल या दुर्लभ खनिज पर जो जो हिंदी इंग्लिश सभी में दिया हुआ है उसको पढ़ के देखिए। अब इंटरेस्टिंग है कि 70% मेटल इसके पास है, रेस्ट जो 30% है उसमें आपको जो 5 जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गए थे, नामीबिया, ब्राजील और घाना और क्या 5 जो अभी गए हैं, उस सब में वो खनिज के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भी खनिज पर बात की है कि जिसके जिसके पास खनिज है वो भारत को या अन्य देशों को दे, उसका भारत में प्रोसेसिंग किया जाए ताकि चीन पर से एक अल्टरनेटिव सोर्स बनाया जाए। लेकिन 70% चीन के पास है और बगल में है, तो इस पर रूस जो है भारत को समझाया है कि उससे कोई दुश्मनी नहीं करना है, दोस्ती रखो, क्योंकि वो भारत चीन और रूस तीनों मिला रहेगा तो ट्रंप का जो अभी अम, कूटनीति चल रहा है उस पर कुठाराघात किया जा सकता है। अब ट्रंप को देखिए, आप देखे हुए 1 साल के 2 साल पहले या 3 साल पहले लगा था मोदी, हाउडी मोदी में हाथ पकड़े हुए लेकर के करीब हमको लगा 10 मिनट तक ले पूरा हॉल घुमाया और सबको दिखाया मोदी इज माई फ्रेंड। अभी कहता है इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। हर रोज एक नया नया बयान बोलता है। मोदी जी एकदम चुप है, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको जो करना है देश के लिए वो कर रहे हैं। तो चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत को कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, इसका बड़ा ही अच्छा उदाहरण के साथ श्याम शरण जी अपने रिसर्च खोज में दर्शाया है। कहा जाता है आर्थिक रिश्तों से संबंधित बातचीत में एक चीनी वार्ताकार ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि भारत के बिना चीन रह सकता है, लेकिन भारत का काम चीन के बिना नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि भारत को आने वाले वर्षों में चीन की ओर से बढ़ती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों देश के बीच शक्ति के अंतर को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए कितनी तगड़ी आवश्यकता कितनी तगड़ी तैयारी की आवश्यकता है। 2 काम करने होंगे। पहला, अपने उपमहाद्वीपीय पड़ोसियों के साथ निरंतर और ज्यादा संपर्क, ताकि चीन की मौजूदगी को सीमित किया जा सके। दूसरा, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ नए सिरे से संपर्क, ताकि एक्ट ईस्ट नीति को हकीकत बदला जा सके। खास तौर पर आर्थिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत करने होंगे। बिना आर्थिक रिश्ते के हम अपने पूर्व में कमजोर बने रहेंगे। मतलब कि पूर्व में कमजोर बने रहेंगे, इसलिए हम लोग बनाए हुए हैं पॉलिसी एक्ट ईस्ट नीति,
और इसलिए पड़ोसियों के साथ संपर्क अच्छा रखें। अब पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ नए सिरे से संपर्क को स्थापित करें। भारत को आने वाले वर्षों में आने वाले आने वाले वर्षों आने वाले वर्षों में भारत को आने वाले वर्षों में चीन की ओर से चीन की ओर से बढ़ती सुरक्षा, बढ़ती सुरक्षा और आर्थिक चुनौती और आर्थिक चुनौतियों आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए से से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों देशों के बीच दोनों देशों के बीच शक्ति के अंतर दोनों देशों के बीच दोनों देशों के बीच शक्ति के अंतर शक्ति के अंतर को देखते हुए को देखते हुए हम समझ सकते हैं। देखते हुए हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कि चीन की चुनौती चीन की चुनौती से निपटने के लिए निपटने के लिए कितनी तगड़ी कितनी
कितनी तगड़ी, कितनी तगड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है। कितनी तगड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है। अपने अपने उपमहाद्वीपीय अपने उप महा अपने उपमहाद्वीपीय महा उपमहा महाद्वीपीय पड़ोसियों 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 के साथ के साथ निरंतर निरंतर और ज्यादा संपर्क ज्यादा संपर्क ताकि संपर्क ताकि चीन की मौजूदगी ताकि चीन की मौजूदगी
चीन की मौजूदगी को सीमित किया जा सके। मौजूदगी को सीमित किया जा सके। तीसरा, पूर्वी पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी और दक्षिण, पूर्वी और दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ के साथ नए सिरे नए सिरे से संपर्क नए सिरे से संपर्क, ताकि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ नए सिरे से संपर्क, ताकि एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति को हकीकत हकीकत
हकीकत में बदला बदला जा सके। खास तौर पर आर्थिक और कारोबारी आर्थिक और आर्थिक और कारोबारी रिश्ते रिश्ते मजबूत मजबूत कारोबारी रिश्ते मजबूत करने होंगे। मजबूत मजबूत करने होंगे। बिना आर्थिक रिश्ते बिना बिना आर्थिक रिश्ते बिना आर्थिक बिना आर्थिक रिश्ते बिना आर्थिक रिश्ते के हम हम भारत अपने पूर्व में कमजोर
बने। बने रहेंगे। भारत चीन भारत चीन रिश्तों लेकर हुई बातचीत में पिछले 2 साल की तुलना में
की तुलना में आक्रामकता आक्रामकता और अहंकार और अहंकार अधिक नजर आता है। अधिक नजर आया। वर्ष 2020 में गलवान में हुई झड़प झड़प के बाद बाधित के बाद बाधित हुई दोनों